नमस्कार, मैं हूं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर बेहद महत्वपूर्ण है और इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ सकता है। इसलिए बुलेटिन को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम रखते हैं आपके सामने हर खबर साफ, सटीक और बिना किसी दबाव के। अगर आप सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबर से। अडानी और अंबानी के हाथों मोदी जी ने क्या देश को बेच दिया है? एक शख्स ने ऐसा क्यों कहा? प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी के बारे में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर आम जनता का सब्र अब टूटता नजर आ रहा है। लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी जी के पास इसका कोई समाधान है? देखिए। मोदी ने देश को बेच दिया अडानी और अंबानी के हाथों में। मोदी ने इस देश को गुलाम बना दिया। मोदी ने इस देश की गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि नौजवान की नौकरी नहीं पाता। बिहार के लोग 3 से 4 हजार लोग पूरे अन्य प्रदेशों में, बंबई में और दिल्ली में जाके नौकरी करते हैं। मोदी ने क्या कर दिया? नीतीश कुमार ने क्या कर दिया? अब करेंगे राहुल गांधी, अब करेगा। क्या आप जानते हैं कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना न की होती तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती? क्यों आज भी संविधान और मनुस्मृति को लेकर बहस छिड़ी हुई है? एक भंते गुरुजी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया तब देश के विद्वान कहाँ थे? क्या वाकई उस दौर में कोई और संविधान लिखने की क्षमता रखता था? सुनिएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति में आग लगाई तो ये भारत के जगत गुरु शंकराचार्य मर गए थे क्या? उस समय लोग विद्वान नहीं थे क्या? मैं कहता हूँ ये बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। क्या इनके बाप ने संविधान लिखा? जब संविधान की डिबेट होती थी, एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा होती थी और वो बाबा साहब उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे, उस समय भारत की धरती पर कोई ऐसा आदमी नहीं था जो संविधान की रचना कर देता। आज जो बोल रहे हैं ये संविधान ठीक नहीं है, क्या ठीक है? इनसे पूछा जा क्या ठीक है? काश भारत के संविधान की रचना नहीं होती तो श्रीमती इंदिरा गांधी क्या आज जो द्रौपदी मुर्मू है ये भी जो है राष्ट्रपति नहीं बनती। तो जो संविधान नारी को सम्मान दे रहा है और मनुस्मृति नारी को गुलाम बनाने की प्रेरणा दे रहा है, वो राम भद्राचार्य पागल नहीं तो क्या है? भाग खा रखी है उसने क्या वो धर्म का ठेकेदार है? क्या वो सारे एडवोकेट मोहित शर्मा जी आखिर उन दृश्यों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का इजराइल को फादरलैंड कहना और वहां के प्रधानमंत्री जी का नेहरू जैकेट पहनना किसी बड़े कूटनीतिक बदलाव का संकेत है, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अब तक छिपाई गई है? एडवोकेट मोहित शर्मा जी के इन चुभते सवालों का जवाब क्या प्रधानमंत्री जी के समर्थकों के पास है? देखिए इस वीडियो में। मोदी जी ने तो अंधभक्तों की चुप्पी ही बंद कर दी। पहले तो अंधभक्त जो है वो मोदी जी को डैडी समझते थे। अब मोदी जी ने इजराइल में जाकर कह दिया कि इजराइल फादरलैंड है, तो अंधभक्तों के लिए तो एक बड़ी कंफ्यूजन बढ़ गई। दूसरी ओर भाई मैं आपको बताऊं कि मोदी जी के इजराइल के स्वागत में जिस तरीके से वहां पर कुछ नृत्य कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मोदी जी नृत्य को इसलिए ध्यान से देख रहे हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें, रिहर्सल कर सकें। वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जी का तब पोपट हो जाता है जब इजराइल के नेतन्याहू जवाहरलाल नेहरू की नेहरू जैकेट पहनकर आ जाते हैं, तो मोदी जी की तो चुप्पी ही लग जाती है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मोदी जी को मेडल दिया जाता है, वहां की पार्लियामेंट से कुछ नेता उठकर चलने लग जाते हैं। अब इसके बाद आप ही सोच लीजिए कि वहां पर मोदी जी का सम्मान हुआ है या नहीं हुआ है। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अंत में बताना चाहता हूं कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया सिवाय नरेंद्र मोदी के। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान। क्या ट्रंप के पास है मोदी जी का कोई ऐसा गहरा राज जिससे उनका करियर खत्म हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक जी ने दावा किया है कि ट्रंप ने मोदी जी को चरित्रहीन तक कह डाला है। आखिर बलराज मलिक जी के इस बड़े दावे के पीछे का असली सच क्या है? क्या वाकई ट्रंप के पास कोई ऐसी जानकारी है जो अभी तक छिपी हुई है? सुनिएगा एडवोकेट बलराज मलिक जी ने क्या कहा। कांग्रेस को ये कह के कोई नंगा आदमी पहले दूसरे को नंगा बोल देता है। क्या नंगे हो गए भाई? नंगे तो तुम हो। तुम्हारे को नंगा बोल रहा है ट्रंप, तुम्हारे को मंत्रियों को नंगा बोल रहा है सरेआम। और इससे ज्यादा क्या होगा? ट्रंप का कहने का क्या मतलब है? ट्रंप का कहने का मतलब है भारत का प्रधानमंत्री चरित्रहीन आदमी है। अगर उसकी बात मैं उठाऊंगा तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। उसका मतलब क्या कहने का?
कि देश की जनता उसको जूते मारेगी। कांग्रेस की सत्ता में आते ही क्या सच में पूरी भाजपा जेल में होगी? देखिए वो चाबुक वाला प्लान जिससे विदेशों में छिपे धन और रसूखदार बाबाओं को भारत लाने की तैयारी है। ज्ञानेश कुमार जी और चुनाव आयोग पर लगे इन गंभीर आरोपों के पीछे का सच क्या है? क्या ये राजनीति का नया श्वेत पत्र है या सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी चेतावनी? देखिए, जिस दिन कांग्रेस आएगी एक श्वेत पत्र जारी होके इन भाजपाइयों को, जिसको बोलते हैं ना कि चाबुक के दम पे उगलवा के, और जितना भी विदेशों में इनका छुपा हुआ है, और ये किसी भी टापू पे चले जाएं, इनके बहुत सारे बाबा लोग हैं जो टापू पे रह रहे हैं विदेश में, वहां से लाके, और इलेक्शन कमीशन उसको भी, क्योंकि भारत के इलेक्शन को सबसे बड़ा सत्यानाश करने में उनका बड़ा योगदान है ज्ञानेश कुमार जी का, तो भारत के अंदर आके भारत की अदालत से और जनता के सामने इनको सजा दिलाएंगे, क्योंकि भारत की आत्मा हो, उनको इन लोगों ने मारने का और बेचने का काम। क्या मुकेश अंबानी जी की जियो और अन्य टेलीकॉम कंपनियां आम जनता की जेब पर डाका डाल रही हैं? आखिर क्यों 30 दिन का महीना अचानक 28 दिन का कर दिया गया और अब इसे 25 दिन करने की क्या तैयारी है? कंपनियों पर लगते भ्रष्टाचार के इन गंभीर आरोपों के पीछे का असली सच क्या है? क्या है जनता के भारी आंदोलन की पूरी कहानी? सुनिएगा इस खास रिपोर्ट में। सभी जगह तो 30 और 31 का मंथ लगता है और आप 28 का मंथ लगा रहे हैं। कल को फिर आप 26 कर देंगे, कल को आप 20 दिन का मंथ लगाएंगे। भाई आपके लिए अलग से मंथ आता है क्या? ये आपका जो मंथली जो सिस्टम है वो अलग से कहीं आया है, आसमान पर से उतर के आया है। जियो कंपनी पे लोग भमक गए। बिल्कुल, जियो का तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है यहाँ, और से भरकर इस भ्रष्टाचार एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें राय साहब जी ने ब्राह्मणों की परिभाषा ही बदल दी है। उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि जो बीजेपी के साथ नहीं है उसे किस नाम से पुकारा जाना चाहिए। उनकी बातों में गुस्सा इतना था कि उन्होंने कांग्रेसियों के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और अंत में कुछ ऐसा कह गए जिससे नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। देखिएगा। बीजेपी से जो लोग बाहर हैं ये ब्राह्मण नहीं है। बीजेपी में जो जाएगा ब्राह्मण, जो बीजेपी में है वही ब्राह्मण है। आज जो बीजेपी के सिद्धांत के विपरीत है वो राष्ट्रद्रोही है, वो आतंकवादी है, वो दुराचारी। ये ब्राह्मणों की परिभाषा मैं बता रहा हूँ। यही ब्राह्मण कहते हैं कि कांग्रेसी राष्ट्रद्रोही है, कांग्रेसी आतंकवादी है, कांग्रेसी बलात्कारी है, कांग्रेसी इटालियन है। जेकरा बाप का नाम ना जनली वो है भैलन चौधरी। जिनका बाप का नाम ना जनली वो है हमार अब वेरिफिकेशन हिस्ट्री का कर रहे हैं। क्या धर्म के नाम पर संतों के बीच ही युद्ध छिड़ चुका है? आखिर क्यों अभिषेक ठाकुर जी ने भरे मंच से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को बागेश्वर बाबा से ट्यूशन लेने की सलाह दे दी? हजारों किलोमीटर पैदल चलना, गरीब बेटियों की शादी करवाना और हिंदू राष्ट्र का संकल्प, क्या ये सब शंकराचार्य जी को रास नहीं आ रहा या फिर इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक खेल है? अभिषेक ठाकुर जी ने शंकराचार्य जी पर पार्टी एजेंट होने का जो आरोप लगाया है उसकी असली वजह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए अभिषेक ठाकुर जी ने क्या कहा। ये बात न करें, वो तो उस संत को गाली देने का काम करते शंकराचार्य जी, जो संत हजारों हजार किलोमीटर चल करके, पैदल चल करके। आप एक बात बताइए, बागेश्वर धाम जैसी पीठ इस टाइम पूरे भारत में कोई पीठ है जो 300-350 कन्याओं की शादी करवा रही हो? कोई एक मंदिर बताइए जो मंदिर अपने चंदे से बहन बेटियों की शादी करवा रहा हो, उनको दहेज देने का काम कर रहा हो, उनके लिए एफडी करवाने का काम कर रहा हो, उनके लिए वर ढूंढने का काम कर रहा हो, और अपनी बहन की तरह जैसे शादी होती भव्य और दिव्य तरीके से लाखों लाख करोड़ रुपए खर्च करके एक संत शादी कराने का काम कर रहा है, और हजारों किलोमीटर पैदल चल करके एक एक हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहा है। एक संत एक पीठ पर बैठ करके ये कहने का काम कर रहा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। उसको उल्टा सीधा बोलने का काम शंकराचार्य जी कर रहे हैं। अरे अगर आप शंकराचार्य हो तो ऐसे महान संत जब ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको तो और जाकर के उनका सहयोग करना चाहिए। मोबाइल आपका, सिम आपका और पैसा भी आपका, फिर भी टेलीकॉम कंपनियों की ये दादागिरी क्यों? क्या आपको पता है कि रिचार्ज खत्म होते ही आपकी इनकमिंग सर्विस आखिर क्यों काट दी जाती है? इसके पीछे का वो कड़वा सच जो शायद ही कोई कंपनी आपको बताएगी। इस पर एक युवक का क्या कहना है, सुनिए। ये सबसे हैरानी वाली बात है कि ये मोबाइल मेरा,
ये मोबाइल हम खरीदे हैं और ये सिम 300 रुपया में हम खरीदे हैं और प्रत्येक महीना 350 रुपया का रिचार्ज इसमें हम कराते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इधर से फोन करने पर पैसा कटता है, ये तो समझ में आ रहा है। अगर आपके सिम में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, उधर से फोन नहीं आएगा, ये सोचने वाली बात है। जब सिम मेरा, मोबाइल मेरा, रिचार्ज हम करा रहे हैं तो इधर से जब हम कॉल करेंगे तो ठीक है, इधर से कॉल कर रहे हैं तो भैया पैसा लगना चाहिए। और जब पैसा हमारे सिम में नहीं है तो कॉल नहीं आएगा, मनमानी। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस सिम वालों के ऊपर, टेलीकॉम कंपनी के ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जानते हैं कि 350 रुपया में हम रिचार्ज कराते हैं ना, तो हर महीना भैया हम अनलिमिटेड यूज करते हैं, बातों करते हैं, अड्डा मोबाइल का डाटा यूज करते हैं। और जानते हैं विधायक सांसद को कितना मिलता है? 9000 रुपया का उसको भत्ता मिलता है सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करने के नाम पर। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो द सच्ची न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।